मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। ऐसे समय में आपके बीच में व्याख्यान करने आया हूं जब सारे देश में बहुत हताशा का माहौल है। इंडस्ट्रीज के बीच में जो हताशा है उसको एक ही लाइन में मैं आपसे कहूं। अभी कुछ दिन पहले मैं शेयर मार्केट में गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरा एक लेक्चर हुआ था रिंग के अंदर। बहुत कम लोग होते हैं जिनका लेक्चर वो रिंग में करते हैं, लेकिन पता नहीं मेरा लेक्चर उन्होंने रिंग में रखा। और शेयर मार्केट के जो चेयरमैन है मिस्टर दमानी, वो खुद मेरे लेक्चर में मौजूद थे। तो लेक्चर के बीच में दमानी साहब ने जो मुझे एक बात कही वो ये कि राजीव भाई, पिछले 40 साल में हिंदुस्तान के बाजार में इतनी भयंकर मंदी नहीं आई जो इस साल में हम देख रहे हैं। माने इतना भयंकर रिसेशन इंडियन मार्केट में आ गया है कि पता नहीं क्या होगा। वो खुद कह रहे हैं, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे देश के लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। ये जो भयंकर रिसेशन आया है इंडियन मार्केट में, ये ऐसे ही नहीं आया है। इसको बाकायदा प्लानिंग के साथ आपके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और आपके मार्केट में रिसेशन को इंट्रोड्यूस किया है एक पॉलिसी के तहत जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उनका नतीजा है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो डाली इसलिए गई हैं ताकि आपको बर्बाद किया जाए। आपके मार्केट में रिसेशन आए, आपके इंडस्ट्रीज बंद होते चले जाएं, आपके लोग व्यापार करने ना पाएं, आपके लोगों को इतनी परेशानियां पैदा कर दी जाएं कि आप खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएं, ताकि जब आप मैदान छोड़कर भागेंगे तो मल्टीनेशनल्स को, फॉरेन कंपनीज को एकदम खुला हुआ रास्ता मिल जाएगा। आप ही हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज को टक्कर दे सकते हैं, उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है, आज से नहीं पिछले 50 साल से, कि उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए हो। हमेशा मोनोपोली में विश्वास करते हैं वो लोग। तो मोनोपोली में विश्वास करने वाले लोग कभी भी कॉम्पिटिटर्स को बर्दाश्त नहीं करते, तो उनकी ये पॉलिसी रही है। दुर्भाग्य से ये पॉलिसी आपके देश में लागू की गई है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। तो आज के इस व्याख्यान में मैं दो ही बातें आपसे कहने आया हूं कि एक तो ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों, उसके पीछे कौन सी ऐसी साजिश है जिसके तहत ये चल रहा है, और दूसरा कि ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो भी गया है तो इसके नुकसान क्या हुए, और तीसरा हिस्सा कि हम इसमें से बाहर कैसे निकलें, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या। तो इन तीन बातों पर मैं मेरे व्याख्यान को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। हमारे मार्केट में ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया है, ये कोई अचानक से नहीं शुरू हुआ है। इसकी जो तैयारी है वो 20 साल से चल रही है। अमेरिका और यूरोप के देश और उनके साथ कुछ मल्टीलैटरल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह वगैरह, ये सब 50 साल की प्लानिंग करके चलने वाले लोग हैं। 1970 के दशक से ये प्लानिंग चल रही थी वर्ल्ड बैंक, IMF में और गेट में कि दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मार्केट को कैप्चर करना है। और दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मार्केट को कैप्चर क्यों करना है, आप एक चीज जान लीजिए कि अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में जब जब रिसेशन आता है तो वो अपने रिसेशन को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 1890 में बहुत बड़ा रिसेशन आया वर्ल्ड मार्केट में, 1890 में। तो 1890 में जो बहुत बड़ा रिसेशन आया वर्ल्ड मार्केट में, तो उस रिसेशन को दूर करने के लिए अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमिस्ट जब बैठे मीटिंग करने के लिए, तो उस मीटिंग में उन्होंने फैसला क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो रिसेशन है इसको दूर करने का एक ही रास्ता है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिसमें युद्ध हो, लड़ाई हो। तो परिस्थितियां पैदा की गई। 1890 के
रिसेशन को दूर करने के लिए पहले विश्व युद्ध के बारे में बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां की गई। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो किसी पॉलिटिकल कारण से नहीं हुआ। पहले विश्व युद्ध के पीछे विशुद्ध रूप से आर्थिक कारण थे, और वो सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण वो युद्ध हुआ, अमेरिका और यूरोपियन मार्केट का रिसेशन। उस रिसेशन को उन्होंने दूर किया 1914 में युद्ध लड़कर। तो 1914 से 1917 के साल में भयंकर युद्ध चला, और उस युद्ध में हुआ सिर्फ एक ही काम कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों ने अपने हथियार बेचे। युद्ध जब होता है तो खरीदने वाले देश भी होते हैं, और हथियार बनाने वाली कंपनियां जो हथियार बनाती हैं वो इस तरह के हथियार नहीं होते जो रोज खरीदे जाएं और रोज उनका इस्तेमाल किया जाए। वो कुछ विशेष समय पर इस्तेमाल होने वाले हथियार ही हुआ करते हैं जो युद्ध के समय में बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। तो युद्ध लड़ा उन्होंने 1914 से 1917 के साल में, उसमें थोड़ा सा उनका रिसेशन दूर हो गया। तो इकोनॉमिस्टों ने यह मान लिया कि अब ये रिसेशन दूर हो गया है, कुछ साल हमको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर से 1930 में भयंकर रिसेशन शुरू हो गया, जिसको दुनिया में कहा जाता है ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन। तो 1930 में जो ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन शुरू हुआ अमेरिका और यूरोप के मार्केट में और वहां के देशों में, तो फिर से उन्होंने प्लानिंग की कि अब फिर युद्ध लड़ना चाहिए। माने जब भी रिसेशन होगा तो युद्ध लड़कर हम उस रिसेशन को दूर करेंगे। ये वहां की एक घोषित पॉलिसी है अमेरिका और यूरोप की। तो अमेरिका और यूरोप ने फिर से युद्ध लड़ा, और वो युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में जो शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका भी कोई राजनीतिक कारण नहीं था, विशुद्ध रूप से आर्थिक कारणों के लिए लड़ा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसमें हिटलर को तैयार किया गया था। अमेरिका की एक कंपनी है ITT, इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। नाम से ऐसा लगता है कि जैसे ये टेलीफोनिक कुछ चीजें बनाती होगी, टेलीग्राफिक कुछ चीजें बनाती होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ये हथियार बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। तो ITT ने क्या किया, अपना एक आदमी लगा दिया हिटलर के साथ। हिटलर को मालूम नहीं था, उनका एजेंट जाके हिटलर में की आर्मी में शामिल हुआ और हिटलर का राइट हैंड मैन बन गया। तो हिटलर को उसने इतना प्रवोक किया, जो हिटलर लड़ना नहीं चाहता था, शामिल होना नहीं चाहता था युद्ध में, उस हिटलर को तैयार कर दिया उस आदमी। तो हिटलर ने एक बार उसी व्यक्ति से जो उसका एडवाइजर बन चुका था, एक्चुअली वो ITT का चीफ था, उसका नाम था फ्रेडरिक म्यूलर। तो म्यूलर को एक बार हिटलर ने पूछा कि अगर मान लो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल भी हो जाऊं तो मेरे पास इतने आर्म्स नहीं है, मैं लड़ूंगा कैसे? तो उसने कहा कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको आर्म्स बेचने के लिए तैयार है। तो उसने कहा पैसा नहीं है, पैसे को मारिए गोली, पहले आप खरीद लीजिए, हम आपको कर्जा भी दिलवा देंगे। तो आपको कर्जा मिल जाएगा, कर्जा लेकर आप हथियार खरीदिए और उससे युद्ध लड़िए, जब आपको जरूरत पड़े और आपके पास हो जाए तो आपको उसको रिपे कर दीजिएगा। तो म्यूलर ने हिटलर को तैयार किया और हिटलर जो है कूद गया युद्ध में। इसी तरह से अमेरिकन एजेंटों ने जापान को तैयार किया था, जापान भी तैयार नहीं था युद्ध में लड़ने के लिए। तो जापान और जर्मनी को खड़ा कर दिया युद्ध के लिए, और उसमें भयंकर हथियार बेचे गए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अमेरिका और अमेरिका के साथ बहुत सारे देश थे जो दोस्त देश माने जाते थे, जो फ्रेंड कंट्रीज माने जाते थे, और जर्मनी उनके विरोध में था। तो अमेरिका की ढेर सारी कंपनियां जर्मनी को भी हथियार बेचती थी और अमेरिकन आर्मी को भी हथियार बेचती। तो 5-6 साल यह युद्ध चला, और 1945 में यह युद्ध इसलिए बंद नहीं हुआ कि सभी देशों को शांति करने की जरूरत थी, इसलिए बंद हो गया कि जितने हथियार थे वो सब खर्च हो गए। हथियार बचे ही नहीं थे तो आगे युद्ध लड़ने की संभावना नहीं थी। तो 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़के फिर उन्होंने अपना इकोनॉमिक रिसेशन दूर कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेन 1960 में रिसेशन शुरू हुआ, और 1960 में रिसेशन शुरू हुआ, किसी तरह से उसको दूर करने के लिए फिर अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम में युद्ध लड़ा, और वियतनाम में अपनी आर्मी इसको भेजा। पहले वियतनाम को हथियार भी बेचे, बाद में वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकन आर्मी भी आई। तो वियतनाम में युद्ध लड़ा, उससे कुछ दिन तक रिसेशन दूर हुआ। फिर कोरिया में युद्ध लड़वाया, उससे कुछ रिसेशन दूर हुआ। उसके बाद उन्होंने सूडान और लीबिया के बीच में युद्ध लड़वाया, उससे कुछ रिसेशन दूर हुआ। 1945 के बाद 1998 आ गया है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक ने एक एग्रीमेंट किया हुआ। 1945 में वो एग्रीमेंट हो गया था। एग्रीमेंट क्या है कि 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कोई भी युद्ध यूरोप और अमेरिका की जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा। हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये उनका आपस का फैसला है।
और वहां मैथमेटिशियंस काफी हैं, हमारे यहाँ के काफी मैथमेटिशियंस फ्रांस में हैं और काफी मैथमेटिशियंस ने बेसिक रिसर्च के काम किए हैं। उन लोगों को अब वहां एक विचित्र तरह की घृणा का शिकार होना पड़ रहा और फ्रांस में अब एक खतरनाक तरह की राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उनमें उभर रही है और वहां इस तरह की बात करने लगे हैं लोग कि ये इंडियंस लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, जापानीज लोगों ने, मलेशियंस लोगों ने और ये जो मंगोलियन रेस के लोग हैं, इन्होंने आके हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी। तो अब उनको एक एक करके लाइन में लगाने का काम शुरू हो रहा है। और मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं न्यूजीलैंड का। पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड से हमारे एशियन ब्लॉक के 1.5 लाख लोगों को निकालकर बाहर किया गया न्यूजीलैंड, और इतने अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया। उनमें से कुछ लोग जब वापस लौटे भारत में तो मैंने उनसे उनकी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि राजीव, हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी पूरी सब सीज कर ली, सिवाय एक टिकट के हमको कुछ नहीं दिया कि जाइए भारत भाग जाइए। उसमें एशियंस लोगों के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया। तो एक तरफ आप वहां जाएं और वहां जाने के बाद जब आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाएं और उनके नौकर की तरह से काम करें, और वहां क्या बात कही जाती है। एक बार मैंने वहां के एक वैज्ञानिक से पूछा कि आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा देखो, इंडियंस लोग हैं या एशियंस लोग हैं, इनकी 2 क्वालिटीज हैं। एक तो कम पैसे पे काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। हां, आप कनाडा में जाइए, कनाडा में एक मुहावरा चलता है और वो मुहावरा नहीं है, सच्चाई है। कनाडा में जाइए, किसी भी अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाइए और उससे कहिए कुछ बात, तो वो डॉक्टर से आप पूछिए कि बेस्ट सर्विस चाहिए मुझे, तो कहेगा इंडियन डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। तो ये कनाडा में मुहावरा नहीं है, अब ये सच्चाई है। सबसे अच्छी सर्विसेज कनाडा में जो डॉक्टर्स दे पाते हैं वो इंडियंस हैं, और यही ब्रिटेन में हालत है। सबसे अच्छी सर्विसेज जो दे पाते हैं वो इंडियन डॉक्टर्स हैं। और तब मुझे लगता है कि हर साल हम हमारे देश के हिसाब से अगर लगाएं तो 15 से 20 बिलियन डॉलर का हम लॉस करते हैं नेशनल एक्सचेकर का, और अमेरिका को फायदा ही फायदा है कि इतनी क्रीम को तैयार करने में उसको हर साल 150 से 200 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा। वो सारा का सारा माल उसको 15 से 20 अरब डॉलर में मिल जाता। तब प्रश्न ये है कि हम किसके लिए सर्व करें और क्यों करें। और यहीं पर राष्ट्र की बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जहां की सर्विसेज हमने ली हैं और इन सर्विसेज में से पढ़कर ही हम इतने बड़े हुए हैं, उस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। क्योंकि मैंने नहीं देखा मेरे जो साथी गए हैं वापस लौट के आए हों इस देश को सर्व करने के लिए। क्योंकि हमारे यहां आजादी के बाद से एक भी ऐसा कानून नहीं है कि भारत सरकार इस देश के ब्रेन ड्रेन को रोक सके। एक भी कानून इस देश में ऐसा नहीं है। बीच में एक बार पंडित नेहरू ने कोशिश की, और पंडित नेहरू की कोशिश यह थी कि इस देश का ब्रेन ड्रेन रोका जाए और इस देश में ऐसा कानून बना दिया जाए जैसे उस समय अमेरिका में चलता था, यूरोप में चलता था। तो पंडित नेहरू ने जब जब वो कानून बनाने की कोशिश की, तब तब बाहर से धमकी ये आई कि अगर आपने ये कानून बनाया तो हम IITs को मदद देना बंद कर दें। तो उन IITs को मदद बंद हो जाएगी और वो चल नहीं पाएंगी। इसी लालच में इस देश में वो कानून आज तक नहीं बन पाया, और अभी तक वो बिल पंडित नेहरू के जमाने में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए, वो बिल आज तक इस देश में पारित नहीं हो पाया। और शायद हो पाएगा, इसमें मुझे शक है। क्योंकि अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए, तो उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, वो शायद मराठी में भी होगी, जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता। अगर आपके IITs के लिए पैसा आ रहा है अमेरिका से एड के नाम पर, तो आप अमेरिका की धुन बजाएंगे ही, आप अपने देश की धुन नहीं बजा सकते। तो इसमें दोस्तों नुकसान एक तो देश का आर्थिक रूप से है, और दूसरा उससे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है, कि जो बेस्ट क्रीम है मेरे देश की, वो जब देश के बाहर चली जाती है तो देश हमारा फंडामेंटल रिसर्चेज में बहुत पीछे रह जाता है। कई बार मैं ये सोचता हूं कि जो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने अमेरिका में जाके किया, अगर वही हिंदुस्तान में किया होता, जो काम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अमेरिका में जाके किया, वही काम अगर हिंदुस्तान में किया होता, तो शायद इस देश में फंडामेंटल रिसर्चेज के काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली होती। और पिछले कई वर्षों से हमारे देश में बेसिक रिसर्च का काम, अगर मैं कहूं तो करीब करीब ठप्प पड़ा हुआ है।
और आप एक बात जान लीजिए ये कि अगर बेसिक रिसर्च नहीं होंगी किसी देश में तो आप अप्लाइड फील्ड में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूसरों की नकल करने के। और वही इस देश में ज्यादा हो रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमारे देश में सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है चीन के बाद। 60,000 साइंटिस्ट हैं इस देश में इस समय। मुझे गर्व है यह कहते हुए कि कोई आजू बाजू का देश हमारी टक्कर नहीं ले सकता। और दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेरे देश में, यह भी मैं आपको जानकारी दूं। अमेरिका में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसका करीब 3 से 4 गुना ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे देश में। अमेरिका में जितने हाईटेक के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे देश में। अमेरिका में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उससे ज्यादा हमारे देश में। और यूरोप को पूरा मिला दीजिए, पूरे 12 के 12 यूरोपियन देशों को आप एक साथ मिला दीजिए, उन सब देशों में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उससे ज्यादा हमारे पास है। और स्टूडेंट्स के लेवल पे जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं तो जितने स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं टेक्निकल फील्ड में, उससे शायद 10 टाइम्स नहीं 15-20 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बहुत है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत है, हमारे यहां पॉलिटेक्निक्स की संख्या बहुत है, आईटीआईज की संख्या बहुत है, हमारे यहां और दूसरे छोटे मोटे सब्सिडियरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सब मिला दें। नेशनल लेबोरेटरीज इस देश में 44 से ज्यादा है जो सीएसआर के कंट्रोल में है। इतना सब होने के बावजूद जो सबसे बड़ी तकलीफ है मुझको वो ये कि मेरे देश में नोबेल लॉरिएट नहीं है, एक भी नोबेल लॉरिएट नहीं। और एक दिन मैंने ये मेरे मन का दर्द यशपाल जी से कहा था। मैं कई बार उनसे मिलता रहता हूं तो बातें करता हूं। मैंने कहा मुझको हमेशा यही तकलीफ है कि इतना सब होने के बावजूद मेरे देश में नोबेल लॉरिएट नहीं है। तो यशपाल जी ने मुझे जवाब दिया, वो समझने वाला है। उन्होंने कहा राजीव, नोबेल लॉरिएट होता कौन है, पहले ये समझो। कौन व्यक्ति है जो नोबेल लॉरिएट हो सकता है? तो उन्होंने कहा सबसे पहली शर्त होती है किसी भी व्यक्ति के नोबेल लॉरिएट होने की कि वो कोई ऐसी नई चीज दे जो दुनिया में पहले कभी सोची नहीं गई। या तो वो व्यक्ति नोबेल लॉरिएट हो सकता है या वो व्यक्ति नोबेल लॉरिएट हो सकता है जो किसी स्थापित चीज को जो अब तक चली आई है बुरी तरह से खंडित कर दे, डिस्प्रूव कर दे। और यशपाल जी का यह कहना है कि किसी थ्योरम को प्रूव करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको डिस्प्रूव करना। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इस देश में कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को या एग्जिस्टिंग थ्योरम्स को या थ्योरीज को डिस्प्रूव करे, या फिर वो कोई ऐसी नई चीज दे जिसके बारे में दुनिया सोच नहीं सकती। और ये दोनों ही बातें तब होती हैं जब किसी देश में ऐसा स्ट्रक्चर हो जहां मौलिक चिंतन हो सके, इनिशिएटिव जिनके अपने हाथ में हो। तो चूंकि यहां मौलिक चिंतन होता नहीं है और मौलिक चिंतन होता नहीं है तो आप कल्पना मत करिए कि आप नोबेल लॉरिएट बनेंगे। और दूसरी बात वो हमेशा मुझसे कहते हैं और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि नोबेल लॉरिएट होना डिग्री से नहीं जुड़ा हुआ है। कभी डिग्री से कोई साइंटिस्ट का काम तय करने की कोशिश मत करना, धोखा हो जाएगा इसमें। तुम जो है अपने पूरे इंटेलेक्ट को डिग्री से नापते हो और जो नोबेल लॉरिएट होते हैं वो अपने इंटेलेक्ट को डिग्रियों से नहीं नापा करते। तो तुमने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिग्री में फंसा दिया है और जहां नोबेल लॉरिएट पैदा हो रहे हैं वहां का एजुकेशन सिस्टम डिग्री से बाहर है। तो चूंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह डिग्री से बाहर है और तुम्हारे देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारे पास डिग्री है तो तुम्हारे इंटेलेक्ट की बात कोई सोचेगा। अगर डिग्री नहीं है, तुम चाहे जितना बेसिक रिसर्च करो, कोई तुमको रिकॉग्निशन नहीं देने वाला। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यशपाल साहब, ये प्रॉब्लम कब से है इस देश में? तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम अंग्रेजों के जमाने से है। और मैंने कहा अंग्रेजों के जमाने से ये कैसे आई? उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया और उनके उस किस्से पर मैंने काफी शोध का काम भी किया। उन्होंने कहा तुमको मालूम नहीं है, इस देश में अंग्रेजों ने जब एजुकेशन सिस्टम शुरू किया था तो ये अंग्रेज थे जिन्होंने डिग्री के साथ इंटेलेक्ट को जोड़ना शुरू किया था। और अंग्रेजों के जमाने का यह नियम था कि अगर आप अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट से पढ़कर और डिग्री लेकर नहीं निकले हैं तो आपका रिकॉग्निशन नहीं होगा। और चूंकि उनके स्कूल से, उनके इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर कोई निकलता नहीं था तो इसलिए उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता था।
तो हर एक आदमी को उनके इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ता था डिग्री लेने के लिए। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ने को चला जाए डिग्री लेने के लिए तो पढ़ाई ऐसी होती थी कि आप बेसिक रिसर्च नहीं कर सकते और मौलिक चिंतन नहीं कर सकते। आप उस इंस्टीट्यूट के बाहर रह के मौलिक चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका रिकॉग्निशन नहीं है। और आप अगर बेसिक चिंतन करना चाहते हैं, मौलिक चिंतन करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजों के जमाने में डिग्री की जरूरत है, और अगर आप बाहर रह के करते हैं तो आपका रिकॉग्निशन नहीं है। और इसी चक्कर में अंग्रेजों ने पूरे देश के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। ये एक दिन यशपाल जी ने मुझको कहा, तो मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं जो कह रहा हूं बहुत सीरियस कह रहा हूं कि मेरे देश का टेक्नोलॉजी का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा इसका माने इस देश में टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा था? कि हाँ बिल्कुल रहा था। तो मैंने कहा उस पर कुछ रिसर्च हुई है? उन्होंने कहा नहीं हुई है, करने की जरूरत है। तो मेरे जीवन में पहली बार मुझको आश्चर्यजनक एक सच्चाई पता चली कि कभी मेरे देश में टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा था। तो वो क्या था उसको समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसको अगर समझना हो तो तुमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा मैं तो टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी पढ़ो जरूर, लेकिन हिस्ट्री के साथ, तो समझ में आएगा। और उस दिन से मुझे लगा कि इस दिशा में कुछ काम करने की जरूरत है। समझूं तो सही कि भारत का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि मेरे मन में अक्सर ये आता था, बचपन से मैंने कुछ किस्से कहानियां सुने, आपने भी किस्से कहानियां सुने कि महरौली में एक खंबा लगा हुआ है, वो कभी जंग नहीं खाता। और आज दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसा स्टील बनाकर नहीं दे सकती जिस पर जंग ना लगे। तो मन में आता तो था कि ऐसा कुछ रहा तो होगा, नहीं तो ये ऐसा खंबा कैसे बन सकता है जो हजारों साल से खड़ा हुआ है। लेकिन उसका बेस क्या था, कैसा होता था, कैसे चलता था, ये पता कैसे चले। और उस दिन से कुछ उस दिशा में समझने की कोशिश की। तो इंडियन साइंस और इंडियन टेक्नोलॉजी को समझने की दिशा में कुछ रिसर्च का काम शुरू किया। और उस रिसर्च के काम को शुरू करने के लिए दुर्भाग्य मेरा ये कि सारे के सारे रिसर्च पेपर लंदन में पड़े हुए, मेरे देश में नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश की टेक्नोलॉजी क्या थी, साइंस क्या थी, उसको समझना है तो जाना पड़ेगा लंदन। तो ऐसे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं इस देश में जिनका नाम है प्रोफेसर धर्मपाल। उनके साथ लगकर वहां से कुछ रिसर्च पेपर लेके आया, और वहां से जो रिसर्च पेपर लेके आया उन रिसर्च पेपर्स को देखना शुरू किया। तो जो अद्भुत जानकारियां मिल रही हैं, मैं तो आश्चर्य से परेशान हूं कि ऐसा भी कभी होता था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 1820 का एक पेपर है मेरे पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वो पेपर क्या है, हमारे देश में एक विलियम एडम नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर है, और वो विलियम एडम नाम का अंग्रेज ऑफिसर है जिसको अंग्रेजों ने भेजा है भारत का सर्वे करने के लिए। तो वो भारत का सर्वे करने आया है, और भारत का सर्वे अंग्रेज करा रहे हैं ताकि यहाँ के देश की टेक्नोलॉजी क्या है और इस देश का टेक्निकल मैन पावर कितना है, उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं यूरोप के लिए, उसका अंदाजा उनको करना। तो विलियम एडम आया और 1820 से उसने यहाँ सर्वे करना शुरू किया। तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट कुछ 1017 पन्ने की है। वो पूरी रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से मिल गई और वो हम लोग निकलवा के ले आए। तो विलियम एडम उस सर्वे में क्या क्या दे रहा है आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि भारत जो है हाईली टेक्निकल एडवांस्ड कंट्री है, और यूरोप भारत की टेक्नोलॉजी की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता। और उसमें वो उदाहरण क्या क्या दे रहा है, विलियम एडम की रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि इस समय 1820 में जो स्टील भारत में बन रहा है वैसा स्टील यूरोप में कहीं नहीं बनता। और वो कह रहा है कि मैं गया था कभी डेनमार्क, विलियम एडम कभी गया होगा डेनमार्क, तो कह रहा है कि मैंने देखा है कि यूरोप में सबसे अच्छा स्टील डेनमार्क में बनता है, लेकिन भारत का स्टील डेनमार्क के स्टील से कई गुना अच्छा है। तो रिपोर्ट में वो एक सजेशन दे रहा है। क्या सजेशन दे रहा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाज बनाने हो, हथियार बनाने हो, स्टील का उपयोग करना हो तो सारा का सारा स्टील भारत से इंपोर्ट करिए। तो उसने ये जो लिखा है अपनी रिपोर्ट में, तो इस पर कई ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज को आश्चर्य हुआ कि क्या लिख रहा है ये आदमी। तो जिनको आश्चर्य हुआ है वो लोग भारत में आए हैं कि देखें कहां स्टील बन रहा है भारत में, क्या टेक्नोलॉजी है भारत में स्टील बनाने की। तो विलियम एडम सबको पकड़कर ले गया मध्य प्रदेश में, एक जगह है उसका नाम है सरगुजा। तो सरगुजा ले गया, और सरगुजा में उस समय स्टील बनाने के छोटे छोटे 10,000 कारखाने।
विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट बता रही। और वो कह रहा है कि ये सब स्टील बनाने के कारखाने जो लोग चलाते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो स्टील बनाना जानते हैं और परंपरा से वो सब सीखते हुए आ रहे हैं। तो वहां के लोग जब गए हैं, अंग्रेजों की पार्लियामेंट का डेलीगेशन सरगुजा के लोगों के पास जब मिलने को गया है, तो उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, सरगुजा के लोग अंग्रेजी जानते नहीं है। लेकिन वो देख रहे हैं कि उन लोगों को स्टील बनाते हुए, और सरगुजा में जो स्टील बनता है उस जमाने में, तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट में उसका स्टैटिस्टिक्स है कि सरगुजा के इलाके में जो 10,000 छोटे छोटे स्टील बनाने के कारखाने हैं, कितना स्टील बन रहा है उनमें उस जमाने में 1820 में, तो अप्रोक्सीमेट 20 से 30 लाख टन। और अभी 3 महीने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक गांव तलाशा है, माउंट आबू से थोड़ा निकलकर है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। उस गांव की खुदाई हुई है, तो उस गांव की खुदाई में ब्लास्ट फर्नेस निकली, जिनमें कभी भट्टी हैं जो स्टील पकाने की रही होंगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि आज से करीब 150-200 साल पहले तक इस गांव के आसपास के इलाके में स्टील बनाने का काम होता था।